थोड़ा देर बाद रात का वक्त था। मालदीव के उस रिजॉर्ट के एक पर्सनल कैबिन में वेदांत, फलक, वेदांग, वेदांश, निहाल, ध्वनि, करण, नैन्सी और काव्यांश मौजूद थे। तभी वहां एक वेटर केक लेकर आया। उस केक को देख सब हैरान रह गए सिवाय वेदांत के। ये तो बिल्कुल उस सैंड कैसल की तरह है मॉम, जो आज हमने मिलकर बनाया था। अंश ने अपनी ओशियन ब्लू आइज को टिमटिमाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, फलक ने भी अपनी लंबी घनी पलकों को झपकाते हुए कहा। क्या हमारे लिटिल डेविल्स को अपना बर्थडे केक पसंद आया? करण ने अंश और अंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो उन दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अंश ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया तो वहीं अंक ने फलक के हाथ को पकड़ उसे भी केक के पास ले आया। आज दोनों डेविल्स ने पहली बार अपने मॉम डैड के साथ मिलकर केक कट किया। हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले अंक के चेहरे पर भी आज हल्की स्माइल थी। उन दोनों को खुश देख बाकी सबके चेहरों पर भी स्माइल आ गई। अंश ने केक का छोटा सा बाइट कट किया और सबसे पहले अपने छोटू से भाई काव्यांश को खिलाया, जिसे देखकर नैन्सी और ध्वनि का मुंह बन गया। उन दोनों के चेहरों को देख अंश खिलखिलाकर हंस दिया। अंश ने फलक को केक खिलाया और उसके दोनों गालों पर किस कर लिया। बाबी, वेदांत की आवाज सुन फलक ने उसकी ओर देखा। इससे पहले कि फलक कुछ समझ पाती वेदांत ने उसके लिप कॉर्नर को लिक कर लिया। डिलिशियस, वेदांत ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। वही फलक तो उसके सबके सामने ऐसा करने से बर्फ की तरह जम सी गई। उसे अचानक वेदांत और उसका मेकआउट याद आ गया, जिसे सोच उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए। उन सबने साथ मिलकर डिनर किया, लेकिन इस बीच फलक वेदांत को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, जिसे बाकी सबने भी नोटिस कर लिया था। जब सबने डिनर कर लिया तो वेदांत ने ध्वनि से कहा, ध्वनि तुम अंश और अंक को रूम जाकर सुला दो। ध्वनि ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंश और अंक को लेकर उनके कमरे में चली गई। ध्वनि के पीछे पीछे फलक भी जा रही थी कि तभी उसे वेदांत की डोमिनेंस से भरी आवाज सुनाई दी। बाबी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ अभी, फलक तुमसे कुछ काम है हमें, करण ने वेदांत को सपोर्ट करते हुए कहा तो फलक को ना चाहते हुए भी वहां रुकना पड़ा। नैन्सी, काव्य और फलक को लेकर अपने साथ सोफे पर बैठ गई और उनके सामने वेदांत, निहाल और करण भी बैठ गए। तभी निहाल ने फलक को कुछ ऐसा बताया जिसे सुन फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो सभी बातें कर रहे थे फलक की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। जब उन सब का डिस्कशन ओवर हो गया तो फलक ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं आप सबका साथ जरूर दूंगी। फलक की बात सुन उन सबके होठों पर मुस्कुराहट नैस गई। अगली सुबह जब वो सब नाश्ता कर रहे थे तब नैन्सी से फलक को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर फलक ध्वनि से बोली, ध्वनि क्यों ना हम आज फेयरटेल फोटोशूट करवाए। फलक की बात सुन ध्वनि ने उसकी ओर देखा, फिर थोड़ा सोचकर बोली, लेकिन मैं तो ऐसी कोई ड्रेस नहीं लाई हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेसेस है, तुम पर फिर भी आ जाएंगे। फलक ने तपाक से कहा तो ध्वनि ने खुश होकर ओके कहा। ध्वनि की हाँ मिलते ही फलक और नैन्सी के होठों पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों रेडी होने चली गई। फलक ने ध्वनि को एक ड्रेस दी तो वो उस ड्रेस को हैरानी से देखने लगी। क्या मैं सच में इसे पहनूं? ध्वनि ने उस ड्रेस को देखते हुए सवाल किया तो फलक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ध्वनि को वो ड्रेस काफी अजीब लगी, लेकिन इतने सालों बाद अपनी बहन से मिले इस प्यार को वो कैसे मना कर पाती। ध्वनि उस ड्रेस को लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। फलक ने भी अपने कमरे में ही ड्रेस चेंज कर ली थी। ध्वनि जब बाथरूम से बाहर आई तो एक पल के लिए फलक उसे देखती ही रह गई, आखिर वो लगी इतनी प्यारी रही थी। फलक ने ध्वनि की तारीफ की तो ध्वनि ब्लश करने लगी। फलक ने ध्वनि को आज खुद तैयार किया। उसे ऐसा करते देख ध्वनि की आंखें नम हो गईं। आखिर इतने सालों बाद उसकी बहन उसे ऐसे रेडी जो कर रही थी। फलक ने ध्वनि को रेडी किया और उसके बालों में एक सुंदर सा फूलों वाला टियरा लगा दिया। ध्वनि को रेडी कर फलक भी रेडी होने लगी। थोड़ी देर में नैन्सी भी उनके रूम में आ गई और वो तीनों रेडी होकर बाहर बीच की ओर निकल गई। यार, मैं अपना लाया हुआ एडवांस कैमरा रूम में ही भूल गई, तुम दोनों आगे जाओ, मैं लेकर आती हूँ। नैन्सी ने उन दोनों से कहा और वापस रिजॉर्ट की ओर चली गई। वो दोनों अभी थोड़ी दूर आगे ही चली थी कि ध्वनि ने फलक से कहा, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। ध्वनि के ऐसा कहने पर भी जब बहुत देर तक फलक ने जवाब नहीं दिया तो ध्वनि को कुछ अजीब लगा। मिस मल्होत्रा, कहाँ है आप? ध्वनि ने पीछे मुड़कर फलक को आवाज दिया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो आसपास फलक को ढूंढने लगी। उसे डर था कि कहीं वो फिर से एक बार अपनी दी को खो ना दे।
तभी किसी ने उसके आंखों पर अपने पट्टी रख दिया, जिसे महसूस कर ध्वनि डर गई। अगर अपनी बहन की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। कौन हो? खबरदार जो मुंह से एक वर्ड भी बाहर निकाला तो। उस आदमी की भारी भरकम आवाज सुन ध्वनि बुरी तरह डर गई और वो उस शख्स के साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने ध्वनि की आंखों से पट्टी हटा दी। अचानक से तेज रोशनी आंखों में पड़ने से ध्वनि की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद ध्वनि ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ध्वनि इस वक्त बीच के किनारे मौजूद थी, जहां पर बहुत ही खूबसूरती से कैथोलिक स्टाइल वेडिंग का अरेंजमेंट किया गया था। वहां इस वक्त सिर्फ निहाल खड़ा था, जो कि ब्लैक वेडिंग सूट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। ध्वनि ने ये सब देख अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी उसने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहां हाथ में वही आंखों में बांधने वाली पट्टी लिए करण बाकी सबके साथ खड़ा हुआ था। उन सबके चेहरों पर स्माइल थी, सिवाय वेदांत और अन के, बिकॉज वो दोनों हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने के लिए ही बने हैं। उन सबके दिए इस सरप्राइज को देख ध्वनि की आंखें नम हो गई। आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है छोटी, फलक ने ध्वनि के आंसुओं को पोंछते हुए कहा तो ध्वनि मुस्कुरा दी। ध्वनि ने फलक की बातों पर गौर नहीं किया कि फलक ने उसे छोटी कहा। हाँ ध्वनि, जल्दी चलो, मेरे भाई को ज्यादा इंतजार मत कराओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई अपना फैसला बदल दे, नैन्सी ने ध्वनि को टीज करते हुए कहा, तो ध्वनि रोते हुए ही मुस्कुरा दी। तभी वेदांत आगे आया। आज उसने व्हाइट शर्ट विथ व्हाइट पैंट पहना हुआ था। उसका ये किलर लुक देखकर फलक तो अपनी पलकें भी झपकाना भूल गई। वेदांत ने उसे देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक की तो फलक झेप गई। फलक ने भी आज एक व्हाइट नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो भी एज ऑलवेज प्रीटी दिख रही थी। वहीं हमारे लिटिल डेविल्स ने भी आज अपने डैड की तरह व्हाइट शर्ट विद व्हाइट पैंट पहना हुआ था, जिसमें वो दोनों भी क्यूट वाले हैंडसम दिख रहे थे। वेदांत ने ध्वनि की हाथों में हाथ डाला, जैसे एक प्रॉपर कैथोलिक वेडिंग में होता है कि एक पिता अपनी बेटी को दूल्हे तक लेकर जाता है। वेदांत को ऐसा करते देख ध्वनि की आंखें नम हो गई। वेदांत ने ध्वनि के आंसू साफ किए। अगर तुम्हारी जगह सोनम भी होती तो भी मैं यही करता। वेदांत की बात सुन सबके होठों पर स्माइल आ गई। आखिर वेदांत ऐसा ही था, पर उसे फिक्र सबकी रहती थी। वो नजर भी सब पर रखता था, बस उसे ये सब जताना पसंद नहीं था। उसे तो समर और सोनम के बारे में तब ही पता चल गया था जब समर ने सोनम को इटली में देखा था और सोनम ने गलती से उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। लेकिन वो जानता था कि सोनम का निहाल को लेकर जो ऑब्सेशन था वो गलत था, क्योंकि निहाल के दिल में सोनम के लिए ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं था। वेदांत ने बचपन से ही समर की आंखों में सोनम के लिए अलग ही इमोशंस देखे थे, जो कि वो शनाया और फलक के लिए महसूस करता था। वो जानता था कि समर से बेहतर लड़का सोनम को कभी नहीं मिलेगा, जो उसे दीवानगी की हद तक चाहता है, वो भी तब से जब सब उसे उसके ओवरवेट को लेकर ट्रोल करते थे। हर भाई की तरह वेदांत भी यही चाहता था कि सोनम को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे उसकी खामी के साथ एक्सेप्ट करते बिना किसी फायदे के। इसलिए सोनम को भले ऐसा लगता था कि किसी को उसके और समर के रिश्तों के बारे में नहीं पता, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसके डेविल भाई को उसकी हर एक हरकत का पता था, जिसमें ये भी शामिल था कि सोनम प्रेग्नेंट है। लेकिन वेदांत सोनम और समर को इस वक्त पर्सनल स्पेस देना चाहता था। वेदांत ध्वनि को लेकर निहाल की ओर बढ़ गया, जो बेसब्री से ध्वनि का ही इंतजार कर रहा था। निहाल ने जैसे ही ध्वनि को करीब से देखा, वो तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। ध्वनि ने व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। खुले बाल, हल्के मेकअप और बालों में लगे टियारा में वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी कि निहाल का मन कर रहा था कि वो उसे इसी पल बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे। हमेशा इसका ख्याल रखना जैसे आज तक रखता आया है, वेदांत ने निहाल के हाथ पर ध्वनि का हाथ रखते हुए कहा। तो निहाल ने आगे बढ़कर वेदांत को गले लगा लिया। थैंक यू वेद, आई विश तेरे लाइफ की भी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। प्रॉब्लम ठीक होती नहीं, करनी पड़ती है। वेदांत का जवाब सुनकर निहाल के होठों के कोने कल हो हुए। वेदांत जाकर फलक के जस्ट बगल में खड़ा हो गया और वेडिंग देखने लगा। थोड़ी देर में ही फादर ने निहाल और ध्वनि की वेडिंग कंप्लीट करा दी। जब किस करने की बारी आई तो ध्वनि अपनी खूबसूरत कत्थई आंखों को बड़ी बड़ी कर निहाल को देखने लगी, जिसे देखकर निहाल अपनी क्यूटी पाई की सिचुएशन समझ गया। निहाल जैसे ही ध्वनि के चेहरे की ओर झुका, ध्वनि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली
शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। लेकिन तभी उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई, क्योंकि निहाल ने अपने होंठ उसके फोरहेड पर रख दिए। आई लव यू मिसेस ध्वनि निहाल सहगल। निहाल ने ध्वनि के छोटे से हसीन चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए कहा तो ध्वनि भी अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए बोली, आई लव यू टू माई हब्बी। नैन्सी, करण, अंश, फलक और वेदांत उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर एक लंबे इंतजार के बाद उनकी शादी हुई थी। निहाल ने ध्वनि को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया, तो ध्वनि ने भी अपनी गोरी बाहें निहाल के गले पर लपेट दी। मेरा तो हो गया, अब तुम सब अपना देख लो, निहाल ने सबकी ओर देखकर कहा और ध्वनि को बाहों में उठाए रिजॉर्ट की ओर चला गया। ध्वनि ने तो निहाल की बेशर्मी देख अपना छोटा सा चेहरा निहाल के सीने में घुसा लिया। बाकी सब तो आंखें फाड़े निहाल की बोल्डनेस को देखते ही रह गए। निहाल ध्वनि को लेकर कपल स्वीट पर आ गया, जिसे न्यूली वेड कपल के लिए बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। निहाल ने ध्वनि को नीचे उतारा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। ध्वनि तो उसकी स्पीड देखती ही रह गई। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, निहाल ने आगे बढ़कर उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे बेतहाशा पागलों की तरह चूमने लगा। आज निहाल इतना ज्यादा पैशनेट था कि ध्वनि को तो सांस भी लेते नहीं बन रही थी। निहाल ने झटके से ध्वनि के ड्रेस की जिप खोलकर उसके कंधे, कॉलर बोन और क्लीवेज को बेतहाशा चूमने लगा। निहाल जी, प्लीज डोंट बाइट, ध्वनि ने कराहते हुए कहा, तो निहाल के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। क्यूटी पाए, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाला, निहाल ने इतना कहा और ध्वनि की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। निहाल ने एक एक कर अपने और ध्वनि के कपड़े उतारकर फर्श पर फेंक दिए। निहाल ने ध्वनि को बाहों में उठाया और उसे आराम से बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। निहाल जैसे ही ध्वनि की बॉडी से खुद को जोड़ने को हुआ, उसे ध्वनि की बेहद सेडेक्टिव आवाज सुनाई दी, निहाल जी, प्लीज डोंट यूज प्रोटेक्शन, आई वांट टू फील यू बैडली। ध्वनि की मदहोश कर देने वाली आवाज सुन निहाल के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने झुककर ध्वनि के पूरे फेस पर किस किया और ध्वनि के अंदर समा गया। जहां इधर रिजॉर्ट में ध्वनि और निहाल अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करने में बिजी थे, वहीं दूसरी ओर बीच साइड ही करण ने सबके लिए लंच का अरेंजमेंट कराया था। अभी वो सब लंच ही कर रहे थे कि उन्हें पीछे से किसी शख्स की आवाज सुनाई दी। क्या हम आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं? इस जानी पहचानी आवाज को सुन वेदांत के अलावा सबने उस ओर मुड़कर देखा, जहां एक वेदांत की उम्र का ही शख्स अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ था। वो शख्स दिखने में काफी हैंडसम था और उसकी वाइफ भी बेहद खूबसूरत थी। अरे प्रतीक भाई आप, करण ने उस शख्स की ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाँ भाई, आइए न हमें ज्वाइन कीजिए, नैन्सी ने सामने लगी खाली चेयर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मगर प्रतीक तो उसे बुरी तरह इग्नोर कर रहे वेदांत की ओर ही क्यूरोसिटी से देख रहा था। वही फलक और दोनों लिटिल डेविल्स टू कंफ्यूजन से उन सब की ओर देख रहे थे। प्रतीक ने वेदांत को देख एक गहरी सांस ली और जैसे ही मुड़कर जाने को हुआ, उसे वेदांत की हमेशा की तरह डोमिनेंस से भरी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कब से ऐसी फॉर्मेलिटीज करने लगे? वेदांत की बात सुन प्रतीक और उसकी वाइफ सारा के फेस पर स्माइल आ गई। प्रतीक वेदांत के पास आया और उसे पीछे से बैक हक करते हुए बोला, साले, दुनिया बदल जाएगी लेकिन तू और तेरा ये एरोगेंट एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। सच में वेद, तुम आज भी वैसे ही हो, कोल्ड, हटेंड, डोमिनेटिंग पसंद, सारिका ने इतना बोल अपनी बत्ती सी चमका दी। तो वेदांत के होठों के कोने कल हो गए। प्रतीक और सारिका, ये दोनों ही वेदांत के स्कूल फ्रेंड थे। ये दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो स्कॉलरशिप मिलने पर हायर स्टडीज के लिए फ्रांस गए थे। वेदांत के सपोर्ट से इन्होंने वहां अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। अब इनकी कंपनी फ्रांस की टॉप आईटी कंपनी है। नैन्सी ने फलक और दोनों लिटिल डेविल्स को प्रतीक और सारिका का इंट्रो कराया और उन दोनों को भी लिटिल डेविल्स और फलक से मिलाया। सारिका और प्रतीक दोनों ही फ्रेंडली नेचर के थे, जिस वजह से उनकी फलक और अंश से भी जल्दी बॉन्डिंग हो गई। वैसे तेरे एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुझे हम दोनों के यहाँ होने की बात पहले से ही पता थी, सारिका ने वेदांत को शक भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, तो उसने कंधे उचका दिए। अभी वो सब साथ मिलकर बातें ही कर रहे थे कि एक औरत जिसकी उम्र करीब 35 साल रही होंगी, वो अपने हाथ में एक छोटी सी बच्ची को लेकर सारिका के पास आई। मैम, इसे भूख लग रही है, उस औरत ने उस बच्ची को सारिका की गोद में देते हुए कहा, तो सारिका उसे लेकर एक और चली गई। मेरी बेटी है,
सारा मच्छेंट। वेदांत ने प्रतीक की बात खत्म होने से पहले ही जवाब दिया, तो प्रतीक का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुझे इस बारे में भी पता था? मैंने और सारिका ने तुझे सरप्राइज देने का सोचा था, लेकिन तूने तो हमें ही सरप्राइज दे दिया। यार, तेरा नाम तो वेदांत नहीं, जासूस या कैमरा होना था। प्रतीक ने मुंह बनाते हुए कहा, तो वेदांत उसे अपनी भौहें सिकोड़ कर देखने लगा। वेदांत अभी प्रतीक को घूर ही रहा था कि वहां सारिका अपनी 3 माह की बेटी सारिका को लेकर आ गई। वेदांत ने आगे बढ़कर सारा को अपनी गोद में ले लिया। उसे ऐसा करते देख फलक उसे हैरानी से देखने लगी। उसने आज पहली बार वेदांत की इस साइड को देखा था। माना कि मेरे भैया बहुत हैंडसम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें घूर कर नजर लगाए, करण ने फलक के कान में धीरे से कहा तो फलक झेप गई। एक्चुअली भाई को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन उनके 2 बेटे हो गए। नैन्सी ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा जो सारा से खेल रहा था। वहीं उन सब ने ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारे कोल्ड हार्टेड लिटिल डेविल वेदांग सिंघानिया अपनी स्टलिंग ग्रे आईज से एकटक सारा के उन छोटे छोटे हाथों को ही देख रहा था। जब वेदांत ने सारा को थोड़ा टर्न किया, तो वेदांग की आंखें सारा की खूबसूरत हेजल आई से जा टकराई। सारा टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। वेदांग तो उसे एकटक घूरे जा रहा था, वही मानो सारा भी वेदांग को घूरने में उससे कंपटीशन कर रही थी। वेदांग अपने छोटे छोटे कदम भरता हुआ वेदांत के पास आया और उसकी गोद में खेल रही सारा को और भी करीब से देखने लगा। छोटी सी गोलू मोलू सारा बहुत ज्यादा क्यूट थी। उसे देखते ही अचानक वेदांग के मुंह से निकल गया मून फेस। उसने ये इतनी धीमी आवाज में कहा था कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, सिवाय वेदांत के। वेदांत ने जब अपने बेटे को सारा को यूं एकटक घूरते हुए देखा, तो कुछ सोच उसके होठों पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उन सबने कुछ देर बातें की और फिर अपने रिजॉर्ट की ओर चले गए। फलक अपने दोनों बेटों के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी कि उसके मोबाइल पर रिवांश का कॉल आ गया। फलक ने ना चाहते हुए भी बेमन से कॉल उठाया, लेकिन जब उसने दूसरी ओर की बात सुनी, तो उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। फलक अपनी जगह पर बेसुध सी खड़ी होकर नीचे गिरे मोबाइल को देखने लगी। वेदांत को ये सब देख काफी अजीब लगा। उसने अपने कदम जैसे ही फलक की ओर बढ़ाए, ठीक उसी वक्त उसका मोबाइल भी वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने अपने मोबाइल को चेक किया। उसने तुरंत फलक की ओर देखा, जो अभी भी अपने नीचे गिरे मोबाइल को देख रही थी, जिसमें से रिवांश की परेशानी से भरी हेलो हेलो की आवाज सुनाई दे रही थी। वेदांत ने आगे बढ़कर जैसे ही फलक के कंधों पर हाथ रखा, वो बेसुध सी उसकी बाहों में गिर गई। बाबी, वेदांत ने फलक के गालों को थपथपाते हुए सवाल किया, लेकिन फलक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वेदांत फलक को लेकर उसके कमरे में आया और उसने डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी ही देर में एक फीमेल डॉक्टर आकर फलक को एग्जामिन करने लगी। वहीं कमरे के बाहर खड़ा वेदांत निहाल और करण से कुछ बात कर रहा था। भाई, आई थिंक अब वक्त आ गया है भाभी को सब बताने का, क्योंकि वहां जाकर तो उन्हें वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ वेद, करण सही कह रहा है। जहाँ तक मैंने रिवांश को जाना है, वो अब भाभी से शादी करने में कोई देर नहीं करेगा, और अब तो भाभी के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। निहाल की बात सुनकर वेदांत ने उसे एक कोल्ड लुक दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो फीमेल डॉक्टर बाहर आई। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वो बोल पड़ी, घबराए मत, वो शॉक की वजह से बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही पलों में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन वेदांत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो ये सब पहले से ही जानता था। वेदांत जब कमरे के अंदर आया तो वहां फलक का खूबसूरत वजूद बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। उसकी हमेशा बड़बड़ करने वाली बाबी एकदम बेजान गुड़िया की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। वेदांत फलक के करीब आया और उसके मुलायम छोटे छोटे हाथों को अपनी सख्त और बड़ी हथेली के बीच रखकर उसे प्यार से चूमने लगा। पता नहीं ये दवाइयों का असर था या वेदांत के टच का कि फलक की पलकें फड़फड़ाने लगी। फलक को होश में आता देख वेदांत के चेहरे पर एक सुकून छा गया। फलक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके आंखों के सामने सबसे पहले नजर आने वाला चेहरा वेदांत का ही था। फलक को थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन वो उठकर बेड पर बैठ गई। फलक सिर नीचे किए हुए खामोश बैठी हुई थी, वही वेदांत अभी भी उसे ही देख रहा था। अचानक फलक ने अपना चेहरा ऊपर किया, तो वेदांत को उसके सीने में कुछ चुभता सा महसूस हुआ। फलक की आंखें पूरी तरह आंसुओं से डबवाई हुई थी।
वेदांत ने आगे बढ़कर फलक को अपने सीने से लगा लिया। वेदांत की बाहों में आते ही फलक मानो टूटकर बिखर गई और बेतहाशा रोने लगी। करीब आधे घंटे तक रोने के बाद अब सिर्फ फलक सिसक रही थी। इस बीच वेदांत ने एक बार भी फलक के बालों में हाथ चलाना बंद नहीं किया। मैं अनाथ हो गई मिस्टर सिंघानिया, फलक ने सिसकते हुए बस इतना ही कहा तो वेदांत का दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। तुम अनाथ नहीं हो, बाबी मैं हूं ना, वेदांत ने फलक के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भरते हुए कहा, तो फलक ने ना में अपना सिर हिला दिया। कुछ ही देर में फलक दवाइयों के असर से दोबारा सो गई। अगली बार जब फलक की नींद खुली तो उसने खुद को एक अलग कमरे में पाया। फलक जैसे ही बेड से उठने को हुई, उसे सामने दीवार पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर फलक की दुनिया एक पल में ही पलट गई। सामने की दीवार पर फलक और वेदांत की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। ये उनकी वो तस्वीर थी जिसे उन्होंने कोर्ट मैरिज करते वक्त खिंचवाया था। अपने और वेदांत के गले में हार, फलक के माथे पर सिंदूर और गले में खूबसूरत से मंगलसूत्र, उस तस्वीर में देख फलक की हैरानी का कोई ठिकाना ना था। जानती हूँ दी, ये देखकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सब उतना ही सच है जितना आपका वजूद। इस आवाज को सुन फलक ने दरवाजे की ओर देखा, जहां अपने दोनों हाथ फोल्ड किए ध्वनि खड़ी हुई थी। ये सब क्या है? मैं इस वक्त किसी तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम लोगों ने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया है, तो ये बहुत घाटिया हरकत है तुम सबकी, फलक ने गुस्से से कहा। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों से आंसू झर झर बह रहे थे। दी, ये सब मजाक नहीं है, और आज मैं आपको आपकी जिंदगी का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिससे आप पिछले 4 सालों से अनजान हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे डैड के पास जाना है। फलक इतना बोल दौड़ते हुए दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले वेदांत खड़ा था। उसको देख फलक के कदम ठिठक गए। फलक ने आज पहली बार वेदांत की आंखों को इतना लाल देखा था, जिसे देख वो उसे कुछ बोल ना सकी। दी, आप प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, और अगर फिर भी आपको हम सब पर भरोसा ना हो तो आप अपनी मर्जी का कीजिएगा, ध्वनि ने फलक को बेड पर बैठाते हुए कहा। इस बार फलक ने ध्वनि की बातों को रजिस्ट नहीं किया और अपना सिर नीचे किए बैठ गई। ध्वनि ने उसे देख एक ठंडी आह भरी, और उसे जब वो मिस्टर और मिसेस शर्मा को 3 साल की उम्र में गंगा घाट पर मिली, फिर उसके बाद वीर वाला किस्सा, कोलकाता के कोठे से वेदांत का उसे बचाना, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का किस तरह लाइफ टाइम मैरिज में बदलना, वेदांग और वेदांश का इस दुनिया में आना और फलक का एक्सीडेंट, ये सब बात ध्वनि ने फलक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी। उसने फलक को कई सारे फोटोज और वीडियोस दिखाए जो कि कुछ उसके चंडीगढ़ के थे, कुछ पानीपत और बाकी सब मुंबई के। फलक उन सबको देख इतना तो जान गई थी कि वो सब फेक नहीं है, लेकिन फलक के लिए ये सब किसी झटके से कम नहीं था। वो इस बात पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उन सबूतों को झुठला भी नहीं सकती थी। वही ध्वनि और वेदांत तो फलक के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को ही नोटिस कर रहे थे। इस वक्त फलक और पूरी सिंघानिया फैमिली मिस्टर मल्होत्रा के चिता के सामने थे, जहां सफेद धोती पहने समर अपने हाथ में अग्नि पकड़े चिता को अग्नि दे रहा था। हमेशा स्ट्रांग दिखने वाले समर की आंखें आज नम थी। आखिर जो भी हो, भले उसके और मिस्टर मल्होत्रा के बीच बातचीत न हो, लेकिन थे तो वो दोनों ही बाप बेटे। वहीं फलक की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसे ध्वनि ने सहारा देकर खड़ा किया हुआ था। उसकी आंखों से तो अब आंसू भी बहने बंद हो गए थे। वो अपनी सुनी निगाहों से एकटक अपने डैड को आखिरी दफा देख रही थी। जैसे ही समर ने मिस्टर मल्होत्रा को मुखाग्नि दी, फलक जमीन पर बैठ फूट फूट कर रोने लगी। आज वो सच में पूरी तरह से अनाथ हो गई थी। वहीं समर भी जमीन पर बैठकर खुद को रोने से नहीं रोक पाया। सोनम, वेदांत और निहाल समर को संभाल रहे थे, तो वहीं ध्वनि, सुधा जी, जेनी और नैन्सी फलक को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई भी इस वक्त समर और फलक के दुखों को कम नहीं कर सकता था। असल में मिस्टर मल्होत्रा फलक को सरप्राइज देने के लिए इंडिया आ रहे थे, लेकिन आते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिस वजह से मिस्टर मल्होत्रा की सबको आधी जली बॉडी मिली। लेकिन उनका चेहरा सही सलामत था, इसलिए उनकी शिनाख्त करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं उनसे कुछ दूर खड़े अंश की आंखें भी अपनी मम्मा को रोते देख नम थी, लेकिन अंश की आंखें सुर्ख लाल थी, मानो वो अपनी मम्मा के आंखों में आंसू लाने वालों को जान से मार देगा। अंश और अंग दोनों ही अपनी मम्मा के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, जिनमें अंश तो फलक की तरह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता था, लेकिन अंग इस मामले में बिल्कुल वेदांत के ऊपर गया था। खुद में ही रहने वाला।
वही कोई और भी था जिसकी आज पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो था रिवांश कपूर। वो अब समझ चुका था कि फलक कभी उसकी थी ही नहीं। ये सच था कि वो सच में फलक को दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो चाहकर भी कभी फलक को खुद के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। हमेशा प्यार का मतलब हासिल करना ही नहीं होता, कभी कभी कुछ खोने का नाम भी इश्क होता है। रिवांश को आज भी याद था कि जब वो पहली बार फलक से टकराया था, तो फलक उसे लेकर जमीन पर गिर गई थी। वो पहली नजर में ही फलक से अट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन कभी वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने हमेशा फलक को बहुत परेशान किया और उससे बार बार कहा कि वो उसे सेड्यूस करना चाहती है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने एक दिन फलक को किसी पार्टी हॉल के बाहर कॉरिडोर में वेदांत को किस करते देखा था, तो उसका दिल 1000 टुकड़ों में बट गया था। शायद वो उसका पहला प्यार बन गई थी, इसलिए उसे किसी और के इतने करीब देख रिवांश का दिल 1000 टुकड़ों में तब्दील हो गया था। सिर्फ फलक से दूर जाने के लिए रिवांश हॉलीवुड चला गया, जहां उसे कम वक्त में अच्छी कामयाबी भी मिली, लेकिन किस्मत ने 3 साल बाद उसे फिर एक दफा फलक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सच में जो किस्मत में नहीं, उसे हम चाह कर भी हासिल नहीं कर सकते, और जो है उसे चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। रिवांश सिगरेट का कश लेते हुए खुद से बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद वो सभी सिंघानिया मेंशन में मौजूद थे। सुधा जी और अंगद जी समर को हक से अपने घर ले आए थे। आखिर वो उनके लिए वेदांत और निहाल जैसा ही था। अब तक समर को भी फलक के बारे में पता चल गया था, जिसे जानकर वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं था कि अपनी हैरानी जता पाता। समर जब फलक से मिलने उसके कमरे में आया, तो वो जमीन पर बैठकर घुटने में अपना मुंह छुपाए रो रही थी। समर धीमे कदमों से उसके पास आया और फलक के सामने अपने पंजों के बल बैठ गया। फलक ने जब अपने करीब किसी को बैठा पाया, तो वो अपना छोटा सा चेहरा अपने घुटनों के बीच से निकालकर समर को देखने लगी। समर की आंखें बिल्कुल फलक की तरह थी, या फलक की उसकी तरह। दोनों अपनी हेजल ग्रे आईज से एक दूसरे को ही खामोश नजरों से देख रहे थे। समर ने फलक के सिर को पीछे से पकड़ उसे अपने सीने से सटा लिया। जिंदगी में पहली बार अपने भाई की बाहों में खुद को पाकर फलक टूटकर बिखर गई और बेतहाशा रोने लगी। शायद ये दर्द इतने सालों की दूरी के ही थे, जो आंसू की शक्ल में उन दोनों की ही आंखों से आज बह रहे थे। वहीं हॉल में इस वक्त निहाल के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस सहगल भी आ गए थे, जो अपने दोस्त की मौत पर जितना ज्यादा दुखी थी, उतना ही वो निहाल और ध्वनि की शादी से नाराज थे। लेकिन कहते हैं न, अब हाथ पैर चलाने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त एक पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, और 1 महीने बाद सोनम और समर की शादी बस कुछ घर वालों और करीबियों की मौजूदगी में तमाम रीति रिवाजों के साथ कराई गई, क्योंकि सोनम का अब बेबी बम्प भी विजिबल होने लगा था। लेकिन उससे पहले ही समर ने सबसे अपनी और सोनम की शादी की बात भी कर ली थी। भला समर मल्होत्रा जैसी शख्सियत को उनमें से कौन मना करता, और ये जानते हुए भी कि वो सोबम से कितना प्यार करता है। वो कहते हैं न, कि शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो पत्थर दिल को भी अपने प्यार से भर देता है। बस ऐसा ही हुआ सोनम के साथ। जब से समर ने अग्नि को साक्षी मानकर उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा, बस उसी पल ऊपर वाले ने उसके दिल में समर के लिए मोहब्बत भी भर दी, जिसकी निशानी 6 महीने इस दुनिया में आई। सोनम ने एक क्यूट मगर छोटे से डेविल बेटे को जन्म दिया, जो दिखने में उन दोनों के ही जैसे था। जहां उसकी नाम समर की तरह शार्प थी, तो वहीं उसके होठ सोनम की तरह पतले मगर गुलाबी थे। लेकिन उसकी आंखें उन दोनों की ही तरह थी, हनी ग्रे आईज। ओवरऑल उसके ज्यादा फीचर्स समर की तरह ही थे। उन दोनों ने ही अपने बेटे का नाम मिस्टर मल्होत्रा के नाम पर समर्थ रखा। समर्थ कुछ ही वक्त में अपने तीनों बड़े भाइयों का चहेता हो गया था। अंश और काव्यांश उसे बहुत प्यार करते थे, मगर अंश और काव्य की तरह अंक को अपना प्यार जताना नहीं पसंद था। जब समर्थ 8 महीने का हुआ, तो समर सोनम और समर्थ को लेकर परमानेंट इटली शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसका सारा बिजनेस वहीं था। अब फलक और वेदांत के बीच भी धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइंस और मेडिसिन को फॉलो करने की वजह से फलक को पुराना सही लेकिन कुछ कुछ याद आने लगा था। उसने अब डिसाइड कर लिया था, जब तक उसके दोनों बेटे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक वो फर्म ज्वाइन नहीं करेगी। हालांकि सबने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो पिछले 4 सालों में जो अपने बच्चों के साथ को मिस कर चुकी थी, अब उसकी भरपाई अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार करके पूरा करना चाहती थी।
वही जेनी को जब पता चला कि फलक और वेदांत को करीब लाने की वजह से राज ने उसके साथ प्यार का ड्रामा किया, तो वो टूट गई थी और वो वापस जर्मनी चली गई। लेकिन कहते हैं न इंसान की असली कदर उसे खोने के बाद होती है। राज को भी जेनी के जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चली कि वो उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी। जब राज को फलक से पता चला कि जेनी के पेरेंट्स उसकी शादी करवा रहे हैं, तो वो अपने बचपन की दोस्त से सगाई तोड़ जर्मनी चला गया और जेनी से अपना हाल दिल बयां किया। मगर जेनी ने तो साफ साफ उसके पास आने से मना कर दिया। लेकिन राज आखिर था वो भी दोस्त वेदांत और निहाल का। पूरे गेस्ट को गन पॉइंट पर रख जेनी से शादी कर लिया। जेनी ने भी शादी के बाद उसे बहुत परेशान किया, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत से भला कौन ज्यादा देर तक नाराज रह सकता है। जेनी भी मान गई और वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करने लगे। 2 साल बाद सिंघानिया मेंशन को आज बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज वहां ध्वनि और जेनी की गोद भराई की रस्म जो हो रही थी। ध्वनि तो बिल्कुल गोलू मोलू सी चब्बी मम्मा बन गई थी। वहीं जेनी का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसका वेट ध्वनि जितना नहीं बड़ा था, जिसका एक रीजन ये था कि ध्वनि के टमी में ट्विंस थे। आज के फंक्शन में फलक ने रिवांश और नील को भी इनवाइट किया था। नील ने भी अरेंज मैरिज कर ली थी और उसकी 4 साल की एक 3 डॉल टाइप बेटी थी। उसका नाम अनेशा दीवान था। अनेशा ने जब ध्वनि के बेबी बम्प पे अपना हाथ रखा, तो बेबी ने किक किया। उसके ऐसा करते ही अनेशा अपने दोनों हाथ से ताली बजाकर हंसने लगी। वो सच में एक डॉल की तरह ही थी, जिसके हंसते वक्त दोनों गालों पे डिंपल पड़ते थे। क्या बात है बेटू, आपके टच करते ही मेरे बेबी ने किक किया, ध्वनि ने अनेशा के गालों को चूमते हुए कहा। तो पीछे से हमारे काव्य महाराज बोल उठे, आई थिंक मेरे भाई को अनेशा पसंद आ गई है। काव्य की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। काव्य ऐसा ही था, बिल्कुल करण की ओर मुहफ्फट लेकिन दिल का साफ। अच्छा तो ये सब आपको किसने बताया? फलक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए काव्य से सवाल किया। तो उसने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, क्योंकि जैसे जेनी आंटी का बेबी मेरे टच से किक करता है, और मम्मा ने कहा बेबी को जिसको पसंद करते हैं उन्हीं के टच करने रिएक्ट करते हैं। काव्य के एक्सप्लेनेशन ने सबको स्पीचलेस कर दिया। वहीं रिवांश ने भी अपनी एक को स्टार से शादी कर ली थी और 2 महीने पहले उसकी भी एक बेटी हुई थी, जिसका नाम रुबाब था। सारे फंक्शंस होने के बाद निहाल और ध्वनि इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद थे। निहाल ध्वनि के बेबी बम्प पे कान लगाए अपने बच्चों की मूवमेंट को महसूस कर रहा था। इस वक्त ध्वनि और निहाल के होठों पर प्यारी सी स्माइल थी, आखिर उनके प्यार की निशानी जो इस दुनिया में आने वाली थी। क्यूटी, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। निहाल ने ध्वनि के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा। और आपको भी थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी में आकर मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। ध्वनि ने अपने गोलू मोलू हाथों से निहाल के चेहरे को भर उसके होठों पर लाइट किस किया। वो जैसे ही निहाल से दूर होने को हुई, निहाल ने उसे अपने लैप पर बैठा लिया और उसे डीपली किस करने लगा। ध्वनि ने भी अपनी गोरी बाहें निहाल के गले के चारों ओर लपेट दी।